अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जनरल फैज़ हमीद को आप सब जानते होंगे और उनके जो कारनामे थे, मेरे ख्याल में कोई भी उनके कारनामों से ऐसा नहीं है जो नहीं जानता होगा उनके कारनामे क्या क्या हैं। लेकिन आज उनका मैं वो फेस आपके सामने रखूंगा जो शायद माजी के अंदर आपने कभी ऐसा देखा नहीं होगा, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त टेकअप की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही काजी फाइज ईसा साहब कर रहे थे और उस दरख्वास्त के अंदर दरख्वास्त गुजार ने जो इल्ज़ामात इनके ऊपर लगाए हैं, जो इनके शफात सामने आए, मेरे ख्याल में आपको हिला देने के लिए काफ़ी होंगे। कैसे 400 तोले जेवर जो है वो घर से उठाया गया, कैसे निहत्ते लोगों से उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए जाते हैं, उनको ब्लैकमेल किया जाता था जो है वो जनरल फैज़ हमीद की जानिब से, और फिर उनसे उनकी कंपनियां हथियाने के लिए उन्हें जो है वो जेलों के अंदर बंद किया जाता था, हत्ता कि एक मौत भी हुई है। मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब क्या क्या गुल माजी के अंदर खिलाते रहे, लेकिन अब यूं लग रहा है कि वो अपने इंजाम की तरफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और आज की आपको अगर खबर दें तो खबर कुछ यूं है कि जो फैज़ाबाद धरना था, ये अलग खबर है, जो मेरा टॉपिक है उससे हट गया है। वैसे आपको बता रहा हूं क्योंकि आज ये खबर आई है कि फैज़ाबाद धरना जो केस था जिसके अंदर काजी फाइज ईसा ने पहले भी ये कहा था कि इदारे के लोग जो है वो इसके अंदर मुलव्वस थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और आज हुकूमत ने कमीशन बना दिया है, यानी कि फैज़ाबाद धरना केस के अंदर भी जो है वो इनके खिलाफ मुकदमा जो है वो आगे बढ़ेगा। और मेरे ख्याल में यहाँ पर भी फैज़ हमीद साहब के लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। लेकिन बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की जानिब, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब राइट नाउ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और नाज़रीन, जो खबर है जो आपको बता रहे हैं, ये दरख्वास्त गुजार जो है उनका नाम भी आपको बताएंगे, उन्होंने ये कब उनके साथ वाक़या हुआ, मुकम्मल तफसील आपको देते हैं। लेकिन पहले आपको बताएंगे दरख्वास्त का मतन क्या है, दरख्वास्त के अंदर इल्ज़ामात क्या है, और फिर पूरी स्टोरी आपके सामने रखेंगे कि क्या कुछ होता रहा। बेसिकली 12 मई 2017 का ये वाक़या है। 12 मई 2017 को ये वाक़या जब होता है तो उस वक़्त फैज़ हमीद साहब पाकिस्तान की जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ, यानी कि ISI के साथ काम कर रहे थे, और दरख्वास्त गुजार के मुताबिक उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए, उनका कहना है कि जनरल फैज़ हमीद उस वक्त अफवाज पाकिस्तान के अंदर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे और ISI के साथ काम कर रहे थे। इन्होंने अपने दफ्तर का गलत इस्तेमाल किया और उनके अहकामात की वजह से दरख्वास्त गुजार और उनकी फैमिली को जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। दरख्वास्त गुजार के घर के ऊपर, उनके दफ्तर के ऊपर ISI और रेंजर्स के लोगों ने छापे मारे, इन्हें और इनके अहल खाना को तहवील में लिया। दरख्वास्त गुजार और उनके ख़ानदान के एहसासों को लूटा गया, क्या क्या वहाँ से एहसास जो है वो उठाए गए, और बाद में जाके उन एहसासों का क्या हुआ उसके ऊपर आगे चल के आपको बताएंगे। दरख्वास्त गुजार को मजबूर किया गया, ये बड़ा अहम पॉइंट है इस दरख्वास्त का, कि दरख्वास्त गुजार को मजबूर किया गया कि वो अपना कारोबार जनरल फैज़ हमीद के नामजद करदा अफराद को मुंतकिल कर दिया जाए। बड़ी अहम ये चीज़ है, इतना बड़ा इल्ज़ाम है कि फैज़ हमीद साहब अपने लोगों को भेजते थे कि फ़लाँ फ़लाँ को जो है वो आपने डराना है, धमकाना है, और जो उनका बिजनेस है आपने डरा धमका के, ये नहीं कि आपने कोई शेयर्स खरीदे या कुछ भी नहीं, डरा धमका के उनके ऊपर झूठे मुकदमात बना के अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए उनसे आपने वो चीज़ जो वो बिजनेस छीन लेना है, मैं पीछे आपके खड़ा हूं। तो ये बेसिकली इल्ज़ामात वो मैं आपके सामने दोहरा रहा हूं जो दरख्वास्त गुजार ने इनके ऊपर लगाए हैं। दरख्वास्त गुजार और इनके ख़ानदान मुलाजमीन के खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए और फैज़ हमीद साहब ने अपने महतहत रेंजर्स के को इस्तेमाल करते हुए अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे बहुत से इनके खिलाफ मुकदमे बन सकते हैं, कत्ल का भी बन सकता है, इख्तियारात से तजावज़ करने का भी बन सकता है, अवाम के हकूक़ को सल्ब करने का भी जो है वो बन सकता है। तो बहुत सी चीज़ें, और ये चीज़ जो है इसके ऊपर आपको ये आप बताते हैं कि उनके घर से क्या किया जो है वो चीज़ें लूटी गई, वो आपको सारी चीज़ें जो तफसील से बताते हैं, और फिर इसकी मुकम्मल स्टोरी जो है वो आपके सामने रखेंगे। ये कहा जाता है कि दौरान छापा जब उन्हें कुछ नहीं मिला, दरख्वास्त गुजार ये कह रहे हैं कि जब उन्हें कुछ भी नहीं मिला, जब ये लोगों ने छापा मारा तो उन्हें कुछ नहीं मिला, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, घर से सोना जो कि 400 तोले सोना था, और इसके अलावा नकदी जो थी, आप नकदी हिसाब लगा लें, अगर सोना 400 तोले है तो नकदी कितनी हुई होगी, वो भी उठा ली गई। घर के दीगर सामान को जमा करके बांधा गया, बाहर लेके गए, और बाहर जाकर 2 डाला गाड़ियाँ थी जो प्राइवेट थी, उनके अंदर जो है वो इन्होंने तकसीम किए वो सामान, वहां पे बाहर जाके बंदर बांट के और वहां से चले गए। लेकिन CCTV के अंदर इन्होंने दरख्वास्त के अंदर लिखा है कि CCTV के अंदर उसके पूरे के पूरे सबूत हमारे पास मौजूद हैं। ये कहते हैं जी हाउसिंग स्कीम की मलकियत के असल जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी ये अपने साथ ले गए,
और ये भी कहा है कि मेरी जो हाउसिंग स्कीम थी उसके मुलाजमीन जिनको मैंने पहले बेज़ाब्तगियों की वजह से निकाला था, उन्होंने मुझे बताया, वो भी छापे के अंदर जो वो रेंजर्स और ISI के लोगों के साथ मौजूद थे, उन्होंने मुझे बताया, ये हाउसिंग स्कीम वाले खुद कह रहे हैं, मोगी साहब ये कह रहे हैं जी कि उन्होंने हमें बताया कि इसके पीछे जो है वो फैज़ हमीद साहब हैं, वही ये सारा कुछ जो है वो करवा रहे हैं। मेरे बेटे का जो वाक़या, ये अपने बेटे का सुना रहे हैं कि मेरे बेटे के साथ जो जुल्म हुआ, वाकई में बड़ा ऐसी जो उन्होंने बात की है, यानी कि बड़ी दिलखराश किस्म का वाक़या ये सुनाते हैं। ये कहते हैं कि मेरे बेटे जिसकी उम्र 8 से 9 साल है, उसकी जो है वो मुंह के ऊपर ISI के अफसर हैं, इर्तज़ा हारून जो ISI के एक अफसर हैं, उन्होंने अपना बूट रखा और चलाते हुए मेरे बेटे को कहा कि अपना गैजेट मेरे वाले कर दो, आपके पापा जो हैं वो एक दहशतगर्द हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक पाकिस्तान की एजेंसी का सरबराह ना भी हो तो एक अफसर हो, और वो पाँव रखता है एक 8 से 9 साल के बच्चे के मुंह के ऊपर बूट अपना रख के, उससे जो है वो उसके हाथ में जो खिलौना था, गैजेट कोई भी था, वो ले लेता है और कहता है कि आपके पापा दहशतगर्द हैं। वाकई ऐसा अगर वाकया किसी के साथ हुआ है तो बेसिकली ये बड़ा खौफनाक है और ये वेरी बैड एक्सपीरियंस है कि आपके साथ इदारे के लोग अगर ऐसा करें तो ज़ाहिर है दिल के अंदर भी मैल बनती है, और फिर इंसान को इंसाफ ना मिले तो फिर इंसान के लिए जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। और फिर ये कहते हैं ये सारा कुछ जो कुछ भी हो रहा था मेरी फैमिली के सामने हो रहा था, मुझे और मेरी फैमिली के 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया और इन 6 अफराद को 5 दिनों तक गैर कानूनी तौर पर रावलपिंडी के एक डिटेंशन सेंटर है वहाँ पे रखा गया। इसी दौरान हर रोज़ हम मुझ पर और मेरी टीम के ऊपर जो है वो तशद्दुद होता था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जुल्म जो है वो हमारे ऊपर डाले जाते थे। और जो इस जबर की बात जो वो हमसे डिमांड करते थे, डिमांड यही होती थी कि आप अपने हाउसिंग स्कीम के जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफ़र कर दें, और फिर जब इन्होंने नहीं वो ट्रांसफ़र किए, ये डटे रहे, तो 5 दिन के बाद रावलपिंडी के एक CTD थाना के अंदर जाके इन्हें छोड़ दिया गया और इनके ऊपर दहशतगर्दी की दफात लगा के इनके ऊपर जो वो मुकदमा बना दिया गया। अब ये जो शख्स हैं, इनके मुताबिक जो इन्होंने नाम लिए हैं तो इसके अंदर काफ़ी सारे लोग हैं जिनको इन्होंने शामिल किया है। और अब ये है कि ये मामला चला गया जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये मामला गया है तो अब आगे ये मामला वजारत दिफा के पास चला गया है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने चूँकि ये जो दरख्वास्त थी 184(3) के तहत, सेक्शन 3 के तहत जो वो दायर की गई थी, इसके ऊपर आज खुद नोटिस जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नहीं लिया, दरख्वास्त को निपटाया ऐसे कि एडिशनल अटार्नी जनरल को उन्होंने तलब किया, एडिशनल अटार्नी जनरल के सामने मामला रखा और उन्हें बताया कि आप बताएं कि ये जो दरख्वास्त गुजार हैं इनका कोई और फोरम है जो इन्हें इंसाफ प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इनका ये कहना है कि इनकी जो दरख्वास्त है कहीं पर उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो एडिशनल अटार्नी जनरल ने कहा क्यों नहीं होगी, आप ये जो है वो दरख्वास्त, बहुत से इनके पास ऑप्शन है, ये दरख्वास्त लेके वजारत दिफा के पास जा सकते हैं। यानी कि वजारत दिफा के पास से मुराद ये है कि आर्मी चीफ के पास ये दरख्वास्त चली जाएगी, आर्मी चीफ जाके अपने इन अफसरान के नाम जो इस दरख्वास्त के अंदर शामिल हैं, काफ़ी सारे अफसर हैं, ब्रिगेडियर भी इसके अंदर जो वो शामिल हैं, तो इन सब से आगे जाके तहकीकात होंगी और अगर वाकई में वो गिल्टी पाए जाते हैं तो फिर उनको सजा होगी। अब जो बाकी मानदा जो इस स्टोरी का वो पार्ट है वो आपके सामने रखते हैं कि जब ये 5 रोज़ डिटेंशन सेंटर के अंदर थे, उसके बाद इनको CTD के थाने के अंदर जो वो लेके गए तो वहाँ पर इनके ससुर इन्हें देखने आए। जब इनके ससुर इन्हें देखने आए तो उनको उठा के जेल के अंदर डाला गया, 45 दिन उनको जेल के अंदर रखा गया, यानी कि सिर्फ देखने आए थे या मिलने आए थे, उठा के 45 दिन के लिए जो उन्हें जेल में डाला गया। और जब वो जेल से बाहर आए, ये रिहा हुए, इनके केसेस चूंकि वो झूठे थे जो इनके ऊपर बनाए गए, रफ्ता करके ये केसेस से बाहर आते गए और इनके जो ससुर थे जैसे ही बाहर आए तो बीमार थे, उनकी कंडीशन सूटेबल नहीं थी, तो ये हुआ कि उनको कैंसर लाक हो गया था और बाद में वो मर भी गए। अब मुमकिन तौर पर फैज़ हमीद और उनके साथ जो लोग इस कार्रवाई के अंदर शामिल थे उनके खिलाफ ये मुकदमा भी बन सकता है कि आपने एक हेल्थी इंसान को जेल के अंदर डाला, बिना किसी जुर्म के डाला, और जब जेल से बाहर निकले तो वो कैंसर के मरीज कैसे बन गए, इसके ऊपर भी सवाल उठते हैं। और आगे चल के ये हुआ कि जब ये जो मुतासरा खानदान था, इनके कज़न हैं जो ब्रिगेडियर, मेरे ख्याल में उनका हवाला इन्होंने दिया कि उनसे मैंने रब्ता किया, उनने जनरल फैज़ हमीद से रब्ता किया, और जब उनसे रब्ता किया तो फैज़ हमीद ने अपने भाई के ज़रिए से मुझे कॉल करवाई और मेरे साथ एक जो वो होटल के अंदर जो मुलाकात हुई, मुलाकात के अंदर उन्होंने कहा जी फैज़ हमीद तो बड़ा चंगा आदमी है,
वो तो ऐसा नहीं कर सकता, ये कोई और हुआ होगा, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वैसे हम आपसे मुआफ़ी मांगते हैं, आपको इतना बैड एक्सपीरियंस रहा तो इसके पीछे फैज़ हमीद नहीं है, और आपको जो शकूक व शुबहात है वो अपने दूर कर लें। फिर ये होता है कि जो इनके कज़न उधर फैज़ हमीद के पास गए थे तो उन्होंने कहा जी कुछ चीज़ें हम आपको वापस कर देंगे। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ आप कहते हैं कि फैज़ हमीद इसके पीछे नहीं थे, दूसरी तरफ दरख्वास्त गुजार ये कहते हैं कि वहाँ पर हमारे कज़न को ये बताया गया हम आपका 400 तोला सोना तो वापस नहीं करेंगे। इनके वकील ने बताया कि ब्रीफ केस हमें वापस किए गए, खाली जिनके अंदर वो सामान डाल के लेके गए थे वो ब्रीफ केस वगैरह तो वापस उन्होंने कर दिए, खाली सामान नहीं किया गया। कुछ सामान वापस किया गया, उन्हीं गाड़ियों के अंदर आया, और जो ब्रिगेडियर हैं एक वही उस सामान को लेके आए जो इनके घर के अंदर छोड़ के गए। लेकिन 400 तोले सोना नकदी थी, सिर्फ गाड़ियां जो लेके गए थे मेरे ख्याल में वो वापस आई हैं, तो दीगर चीज़ें नहीं हुई। लेकिन इसके अलावा ये इस शख्स ने क्लेम किया है कि उनके पास CCTV की फुटेज मौजूद है, इनसे 4 करोड़ रुपए जो वो लिए गए वो अलग हैं, और इसके अलावा एक मीडिया चैनल है उसको इन्होंने स्पॉन्सर करने का हमसे कहा। उसके बाद जो हमारे पास चैट है, जो हमने पैसे दिए, तमाम के तमाम सबूत हमारे पास मौजूद हैं। और मेरे ख्याल में यही सबूत अगर आगे ये प्रोवाइड कर पाते हैं, चूंकि अब दरख्वास्त गुजार ने ये फैसला कर लिया है कि हफ्ते के अंदर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से हमें जो है वो केस के फैसले की कॉपी मिल जाती है तो हम जो है वो वजारत दिफा के अंदर जाएंगे और वहाँ पे अपने सबूत जो है वो वहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे। और उन्हें यही सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अपने सबूत अटैच किए थे। तो ये वो एक खौफनाक स्टोरी है कि पाकिस्तान के अंदर एक इतने बड़े जो वो वेल रिप्यूटेड जो वो इदारा है उसके बड़े अफसर जो DGI SI भी रहे हों, अगर वो ऐसे कामों के अंदर मुलव्वस हैं तो मेरे ख्याल में ये इदारे की सबसे बड़ी बदनामी की वजह है। और जो इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं अब इसको क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है। अगर क्लियर नहीं होते तो इदारे के ऊपर ये एक धब्बा बन के रह गए, और अगर ये सच है तो फिर उन्हें ज़रूर सज़ा होनी चाहिए, और अगर झूठ है तो फिर ज़ाहिर है जिस शख्स ने इल्ज़ाम लगाया है वो इस चीज़ को भुगतना उसे पड़ेगा, उसे भी इंसाफ के जो है वो कुटहरे के अंदर लाया जाएगा। लेकिन जो कुछ नज़र आ रहा है जैसे उनके पास सबूत हैं तो ये आने वाले दिनों के अंदर ही लग पता जाएगा कि फैज़ हमीद साहब कैसे बच पाते हैं। उनके खिलाफ उनका ट्रायल होता है, आर्मी जो है वो उनका जो रूल्स हैं उसके मुताबिक ट्रायल होता है, या फिर कैसे होता है।